हेलो, वेलकम टू जलश्मी की डायरी। एक प्रॉपर इंटीमेसी के बाद ये दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे। रात के 9-10 बज चुके थे। मैडम जय के बालों को सहलाते हुए कहती हैं, आई हैव समथिंग फॉर यू बेबी। जय कहती है, क्या? क्या क्या है बॉडीगार्ड? मैडम पास के बैग को खींचते हुए उसमें से जय का फेवरेट चॉकलेट निकालती हैं और जय की तरफ करती हैं। जय कहती है, माय फेवरेट चॉकलेट बॉडीगार्ड, थैंक यू। मुझे मुझे ना इसकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यू आर सो स्वीट यू नो। और यही बोलते हुए जय वो चॉकलेट खाने लगती है और वो ऐसे ही मैडम के कमर के थोड़ा नीचे बैठी हुई थी। जय तो मस्त अपना चॉकलेट खा रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि मैडम उसे एकटक निहार रही हैं। बिल्कुल नज़रों को एकदम स्ट्रेट किए हुए एकटक मैडम उसे निहार रही हैं। दोनों ने कुछ पहना नहीं था। जय जब ये नोटिस करती है वो तुरंत खुद को मैडम के सीने में छुपा लेती है। बॉडीगार्ड, ऐसे ऐसे मत देखो ना। ओके, तो कैसे देखूं? यही बोलते हुए मैडम जय के फेस को जेंटली होल्ड करते हुए और अपनी ओर करती हैं। उसके लिप्स पर चॉकलेट लगा हुआ था। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं। जय कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो बॉडीगार्ड? मैडम कहती हैं, कुछ नहीं, देख रही हूँ मेरा बच्चा कैसे चॉकलेट खाता है। बॉडीगार्ड, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, मैं तो वही बोल रही हूँ जो मैं देख रही हूँ। जय बोलती है, अच्छा जी। मैडम बोलती हैं, हाँ। तो जय कहती है, तो मेरे माउथ में चॉकलेट लगा है तो आप क्लीन कर दो। और जय अपने लिप्स मैडम के लिप्स के बहुत करीब लाती है। तो मैडम प्यार से जय के माउथ में लगे चॉकलेट को अपने टंग से लिक करते हुए वाइप कर लेती हैं। मैडम बोलती हैं, बेबी यू नो, तुम्हारे लिप्स बहुत स्वीट हैं। जय थोड़ा हंसते हुए ही कहती है, आजकल ना आप ना बहुत स्वीट स्वीट बातें कर रहे हो। मैडम कहती हैं, हाँ वो इसलिए क्योंकि आई हैव सो स्वीट बेबी। जय कहती है, हाय बॉडीगार्ड, मुझे मुझे ना ज़रूर डायबिटीज़ हो जाएगी। आप इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो, पक्का मुझे डायबिटीज़ हो जाएगा। मैडम कहती हैं, ऐसे कैसे होगा, नहीं होगा। जय के हाथ में वो चॉकलेट का बार था, अब बहुत बड़ा वाला चॉकलेट था। तो जय अभी तक फिनिश नहीं कर पाई थी। वो मैडम के लिप्स के पास चॉकलेट ले जाती है, जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था उसे मैडम के होठों के पास ले जाती है। तो मैडम इस लाइक ना में अपना सिर हिलाती हैं कि मैं नहीं खाऊंगी, ये बेबीज़ के लिए है। जय कहती है, ओहो बॉडीगार्ड, आप आप इतने बड़े भी नहीं हो, मुझसे सिर्फ 5 साल ही तो बड़े हो। इतना डैडी बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। चुपचाप ये चॉकलेट खाओ। खाते हो कि नहीं? तो अब जय इतना कहती है तो मैडम वो खाती हैं, खाने लगती हैं। उनको खानी ही पड़ती है। जय आगे कहती है, ओए बॉडीगार्ड, आप अपने थाने में होंगे, आप हुरी हुरी दबंग, पर मेरे सामने नहीं चलेगी आपकी मनमानी। मैडम चॉकलेट को खाते हुए ही बोलती हैं, अब खा तो रही हूँ बेबी, मैंने वैसे मनमानी कब करी? जय कहती है, आप करते हो मनमानी मेरे सामने? एक बार कहने कहने पर तो कोई बात मानते ही नहीं। जब जब तक मैं 2-3 बार ना कहूँ
करिश्मा मैडम कहती हैं, ओके, अब हम मनमानी बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ठीक है? जय कहती है, हाँ, हाँ, अब ठीक है। और और ये पूरा चॉकलेट ख़त्म करने को नहीं कहा था आपको। जय जो थोड़ा-सा बचा था मैडम के हाथ में उस चॉकलेट को ले लेती है अपने माउथ के अंदर और ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। मैडम मन ही मन कहती हैं, यार बच्चों को सँभालना सच में क्या कहूँ, हे भोलेनाथ! खुद ही चॉकलेट को खाने को बोलती है और अब छीन के ले गई। चलो कोई नहीं करिश्मा, ऐसा मैडम मन में कहती हैं। अब उन्हें बहुत गुदगुदी हो रही थी जब जय ब्लैंकेट के अंदर घुसी चॉकलेट को माउथ में लेते हुए। तो मैडम को फ़ील हो रहा था थोड़ा टिकलिंग टाइप गुदगुदी फ़ील हो रहा था, क्योंकि जय ब्लैंकेट के अंदर जाकर मैडम के चेस्ट को सक कर रही थी। जय के माउथ में जो चॉकलेट लगा हुआ था वो मैडम के चेस्ट पर भी लग गया था और जय बड़े प्यार से एक छोटे बेबी की तरह मैडम के उसको पकड़ते हुए सक कर रही थी। आई मीन जो चॉकलेट लग गया था उसके माउथ से ही उसे भी वो लिक कर रही थी। जय बस फील कर रही थी मैडम के चेस्ट के सेंटर एरिया को। उसे बहुत स्वीट मीठा लग रहा था जब वो शक कर रही थी कि उसने जो अभी अभी चॉकलेट खाया था वो उसके माउथ में ही था, तो उसे थोड़ा मीठा मीठा फील हो रहा था। मैडम भी जय को पूरा सपोर्ट करती है, वो अपने बेबी को मना नहीं करते, बट उन्हें जय की इन हरकतों पे हंसी बहुत आ रही थी और गुदगुदी भी हो रहा था। जय शक करते हुए ही मैडम के चेस्ट पर हल्की हल्की बाइट कर रही थी और मैडम के सॉफ्ट एरिया जय को बहुत आकर्षित कर रहे थे। जय वहाँ पे बहुत हार्डली बाइट कर देती है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि मैडम बहुत हॉट लग रही थी और जय खुद को रोक ही नहीं पाती और उसने बाइट कर दिया। जय जब ये करती है मैडम तुरंत तुरंत ही जय को साइड करते हुए उसके ऊपर आती हैं। जय सोच में पड़ जाती है, क्या क्या मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया, क्योंकि जिन अदाओं के साथ मैडम ने जय को अपने नीचे लिया हुआ था उनके इरादे कुछ अलग ही थे। वो जैसे ही जय को अपने डाउन लेती हैं, जय कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैडम जय के आँखों पे किस करती हैं, उसके नोज़ पे किस करती हैं जो ठंड में पूरी तरह लाल हो चुके थे। वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को जय के साथ रब कर रही थी। जय भी पूरा सपोर्ट करती है। मैडम जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी ब्लैंकेट के अंदर गर्मी भी बढ़ रही थी। जय कस के बेडशीट्स को पकड़ी हुई थी। मैडम के कुछ ज़्यादा इंटेंशन थे नहीं, वो बस थोड़ी बहुत वो कर रही थी आई मीन क्योंकि जय की बॉडी में उन्होंने ठंडी महसूस करी, इसलिए बस थोड़ी गर्मी के लिए देन वो जय को अपनी बाहों में लेती हुए सो जाती हैं। जय कहती है, ओए बॉडीगार्ड ये क्या था? करिश्मा कहती है, "अ, तुम्हें ठंड लग रही थी इसलिए।" अब जय कुछ कुछ बोलती नहीं, ना ही कुछ कहती है। वो बस मैडम की धड़कनों को सुनते हुए उसी धुन में मगन होकर सो जाती है। मैडम जाग रही थी, वो बस जय के हेयर्स को सहला रही थी धीरे धीरे। जब उन्हें लगती है कि अब जय सो गई है, कोई शरारत नहीं कर रही, तो वो भी सो जाती हैं। सुबह के 7 बजे मैडम उठती हैं। जय पूरी तरह उनसे चिपकी हुई थी। मैडम के फेस पे एक बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती है जब वो जय को इस तरह देखती हैं। वो एकदम क्यूट बेबी की तरह लग रही थी जय। उसका वो बेबी फेस और ऊपर से वो जिस तरह सोई थी मैडम के राइट चेस्ट को अपने माउथ में लेकर
मैडम को बड़ी हँसी आ रही थी और वो शायद पहली बार होगा कि मैडम बड़े ज़ोर से हँस रही थीं। इतने ज़ोर से हँस रही थी कि जय की नींद खुल जाती है उनकी हँसी को सुनकर, और वो धीरे से अपनी आँखें खोलती है और अपने बॉडीगार्ड को देखती है कि वो कितना खुलकर हँस रही थी। जय को बहुत अच्छी लगती है। सच में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि करिश्मा मैडम इतना खुलकर हँस रही हों। जय तुरंत ही मैडम के चिक्स को पकड़ते हुए ना चूम लेती है और कहती है, गुड मॉर्निंग बॉडीगार्ड। आप ना ऐसे ही हंसते रहा करो, बड़े अच्छे लगते हो। सो यही सब होता है। दोनों फ्रेशन अप हो जाते हैं। होटल के स्टाफ ब्रेकफास्ट लेके आए थे, तो ये दोनों अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। मैडम कहती हैं, बेबी अब घर चलें। जय कहती है, हाँ ज़रूर। तो ये होटल रूम से बाहर निकलते हैं। मैडम रूम का पेमेंट तो कर चुकी थी, बट कुछ और चीज़ का पेमेंट बाकी था, वो सब वो क्लियर कर रही थी। जय एक साइड पर खड़ी हुई थी, एक बाइक को एकटक देख रही थी जय। शायद बुलेट बुलेट वाला गाड़ी था। मैडम आती हैं और कहती हैं, बेबी अब चलें। अब मैडम तो कार लाई नहीं थी, वो लोग तो ऑर्फेनेज नायरा की कार से गए थे, तो ये एक टैक्सी कर लेते हैं और सीधे घर चले जाते हैं। सुबह के 8 बज चुके थे, थाने का टाइम हो गया था। मैडम तैयार होकर पूरी तरह अपनी वर्दी में थाने के लिए निकल जाती हैं, जय को अच्छे से बाय बोलते हुए। जय आज घर पे ही थी। अब वो क्या करेगी घर पे, यही सोच रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुके थे। वो घर के कुछ काम करने लगती है, यही नॉर्मली, जैसे अलमीरा के कपड़े सही करना, उन्हें जमाना, उन्हें सही तरीके से रखना। पर जब ये अलमीरा में कपड़े जय लगा रही थी, उसे एक नोटबुक मिलता है। दिखने में डायरी जैसा था, पर डायरी नहीं था। जय सोचती है, ये क्या चीज़ है, और वो उसे लेते हुए बेड पर बैठ जाती है। वो उस नोटबुक का आहिस्ते से पन्ना पलटती है, पर उसमें कुछ लिखा नहीं था। उसमें लिखावट जो है 4 पन्ने के बाद शुरू होती है, और जय जब वो पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसमें क्या लिखा था पता है? जैसे लिखा था वैसे ही सेम टू सेम मैं पढ़ के सुनाती हूँ। एग्जैक्ट। मैडम ने लिखा था, लड़की, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं इन शब्दों से बयां कर पाऊँगी या नहीं। तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, तुम्हारी फेवरेट चीज़ क्या है, ये सभी मुझे जानना है। पता है, माँ बाबा के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक मेरी ड्यूटी ही रह गई थी, जो मेरे जीने का मकसद मकसद थी। जी तो रही थी, पर मेरे अंदर पता नहीं एक अजीब सा अधूरापन था। मेरे पास जॉब थी, पैसा भी था, फिर भी किसी चीज़ की कमी खलती थी मुझे हमेशा। मैं खुद को बहुत तकलीफ़ देती थी, हद से ज़्यादा। हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करना, काम में हमेशा बिज़ी रहना, इतना बिज़ी रहना कि मैं खुद को याद न कर पाऊँ, कि मेरे माँ बाबा के याद से दूर हो जाऊँ। उनके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी सी रह गई थी। वो चाहते थे कि मैं पुलिस बनूँ, और जब मैं बन गई तो ये सब देखने के लिए वो इस दुनिया में थे नहीं। हाँ, कुछ यादें होती हैं जिसे हम चाह कर भी भूला नहीं पाते। कोई दर्द होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए साथ रह जाते हैं। उस दिन मैं कॉलेज में थी, हमारा क्लास चल रहा था। तभी हमारे एक पड़ोसी अंकल मुझे बुलाने आए कॉलेज।
मुझे बहुत अजीब लगा जब वो बुलाने आए थे। एक अजीब-सा डर लग रहा था, पता नहीं किस बात का। जब वो पड़ोसी ने कहा, "बेटी चलो तुम्हारे घर में कुछ ज़रूरी काम है।" मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि इस तरह मुझे बुलाने आज तक कोई नहीं आया था। पर मैं गई घर की ओर। उस दिन मैं साइकिल से कॉलेज आई थी, तो मैं साइकिल से ही घर की तरफ जा रही थी। 3 किलोमीटर का फासला मुझे हज़ारों मील दूर लग रहा था। मेरे पैर अचानक भारी हो गए थे। एक अजीब-सा दर्द मेरे मन में हो रहा था। जब मैं अपने घर के चौखट पर पहुँची, मेरे पड़ोसी पड़ोसी मुझे लाचारी भरी नज़रों से देख रहे थे। उनकी आँखों में देखने भर से वो दर्द फिर से मेरे मन में तीर की तरह चुभ रहा था। जब मैं घर के अंदर गई, मैंने अपने साइकिल को साइड में रखा। अपना बैग साइकिल के सीट में ही रख दिया था। घर में कई लोगों की भीड़ थी, जिसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किलों से मैं घर के हाल तक पहुंची और मेरे माँ-बाबा ज़मीन पर सफ़ेद कफ़न में लेटे हुए थे। मेरे मुँह से एक शब्द तक नहीं निकले। मुझे मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ? मैं इस दिन की कल्पना भी नहीं की थी कभी कि मैं इन्हें कभी खो भी सकती हूँ। मेरी आँखों से आँसू निकलना तो चाहते थे, पर पता नहीं क्यों वो दर्द मेरे अंदर ही सिमट कर रह गया। मेरे जो पड़ोसी हैं, जो देखने आए थे मेरे माँ-बाबा को, वो बोल रहे थे कि कैसी बेटी है, जिसकी आँखों से अपने माँ-बाप के लिए एक आँसू तक नहीं निकल रहे। पर मेरे अंदर जो पीड़ा उस वक़्त मेरे अंदर जो गुज़र रहा था, मुझे खुद नहीं पता मैं मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बड़ी मिन्नतों से खुद को सँभाला। मैं मान ही नहीं पाई कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, नहीं रहे। और तुमने जो सवाल किया था एक दिन कि नीचे नीचे के रूम में जो लॉक लगे हैं, उसमें से एक कमरे में मेरे माँ-बाबा की अस्थियाँ हैं और उनकी कुछ यादें। उन अस्थियों को मैं आज़ाद करने के कभी काबिल ही नहीं बनी। मैं जब-जब सोचती कि उन्हें गंगा में बहा दूँ और आज़ाद कर दूँ, पर ऐसा मैं कर नहीं पाई आज तक। आशा है कि जल्द ही मैं उनको आज़ाद कर दूँगी। जय, तुम तुम मुझे मैच्योर और स्ट्रॉन्ग समझते हो, पर मैं उतनी नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। मैं उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि उनकी अस्थियों को मैं आज़ाद कर सकूँ। आज तक उस उनके दूर जाने की तकलीफ़ को मैं महसूस करती हूँ। क्यों होता है ऐसा, हाँ? हम जानते हैं कि जो इस दुनिया में आया है, वो एक दिन चला भी जाएगा। फिर भी ये दर्द क्यों क्यों होता है? सॉरी बेबी, ये सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी आँखों में आँसू नहीं देखना चाहती। पर वक़्त आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी तुम्हें। और अभी के अभी के लिए इन बातों को इस कागज़ में उतार रही हूँ। तुम्हारी आँसुओं से मुझे तकलीफ़ होती है जय, इसलिए ये दर्द मैं अपने अंदर तक ही सीमित रखना चाहती हूँ। बट पता है बेबी, उसके बाद एक स्माइल वाला इमोजी था। शायद इसका मतलब हो सकता है कि जय उनकी खुशी है। अब
आगे की लाइनें मैडम ने जय के लिए लिखा है। बट पता है बेबी, आई आई लव यू सो मच। इतना ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ कि मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकती। जय, तुम मेरे जीने की वजह हो। आई लव यू बेबी जय। तुम्हारी ये नॉटी हरकतें कभी बंद नहीं होनी चाहिए। पता है, जब तुम क्यूट क्यूट सी बच्चों वाली हरकतें करती हो, मन करता है कि अपने पुलिस वाली पैंट की पॉकेट में तुम्हें भर लूं और जहाँ भी जाऊं तुम्हें साथ लेकर जाऊं। डॉट 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 डॉट। तो इतना ही लिखा था उस नोटबुक में। जय की आंखों में थोड़े आंसू थे। इसको पढ़ने के बाद कुछ आंसुओं की बूंदें उस पन्ने पर गिर जाती हैं। जय अपने आंसुओं को पोंछती है और खुद से कहती है, जय, तुम्हें समझना चाहिए था कि तुम्हारी तुम्हारी बॉडीगार्ड भी किसी तकलीफ में, किसी दर्द में हो सकती हैं। ये आपने ठीक नहीं किया बॉडीगार्ड। आप मुझसे ये बात शेयर कर सकते थे। ऐसे कागज़ में लिखने से क्या क्या आपकी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी? जय खुद से ही ये बातें कर रही थी। मैडम तो थाने में थीं, वहाँ के केसेस सोल्व कर रही थीं। दोपहर का समय हो चुका था तो मैडम जय को कॉल करती हैं। जय वो नोटबुक साइड में करती है और कॉल पिकअप करती है। हेलो। जब जय हेलो कहती है तो मैडम कहती हैं, बेबी क्या हुआ, तुम रो रही हो? जय अपनी आवाज़ थोड़ी ठीक करती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही। अच्छा, तुमने लंच किया? हाँ हाँ, वो मैंने कर लिया। जय यहाँ झूठ बोल देती है क्योंकि मैडम जय को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, तो वो फिक्र ना करें इसलिए जय कहती है कि मैंने खाना खा लिया है। ओके, गुड। और मिल्क चॉकलेट फ्रिज में रखा है, गरम करके पी लेना वरना कोल्ड हो जाएगी तुम्हें। जय कहती है, मैडम कहती है, मुझे क्यों लगता है कि तुम अपसेट हो किसी बात से? जय कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैडम बोलती हैं, अच्छा तो ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी शाम को। यही बोलते हुए वो फ़ोन कट होता है, फ़ोन रख देती हैं। मैडम अपने केबिन में बैठी हुई थी। वो चतुर्वेदी को बुलाती हैं। चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदी आता है केबिन में। जी मैडम बोलिए। मैडम उसे कुछ तो कहती हैं और अपना एक चेक बुक से एक चेक निकाल कर साइन करते हुए उसे देती हैं और बोलती हैं, आज शाम तक हो जाएगा? चतुर्वेदी कहता है, हाँ मैडम बिल्कुल हो जाएगा। आप कहें और कोई काम ना हो ऐसा हो सकता है भला? पर मैडम अचानक ये बाइक क्यों, मुझे समझ नहीं आया। आपके पास तो पर्सनल कार है आपका। मैडम कहती हैं, यार बेटा तुम अपना काम करो ना। अच्छा चलो, इतना पूछ रही हो तो बता देते हैं। आज मैंने देखा कि जय को ये गाड़ी, ये बाइक बहुत पसंद है, सो इसलिए। चतुर्वेदी कहता है, वाह मैडम क्या बात है, तो ये जय के लिए है? मैडम कहती हैं, ऑफ कोर्स। चतुर्वेदी कहता है, ठीक है मैडम, शाम तक आ जाएगी आपकी गाड़ी। और चतुर्वेदी वो चेक लेकर चला जाता है। तभी थाने में एक लड़की आती है जो करीब 19 साल की थी। वह बहुत घबराई हुई थी। चतुर्वेदी तो थाने में नहीं था, वो अभी अभी निकल गया थाने से। तो सावित्री जी उस लड़की को देखती हैं और उसे बुलाती हैं। वो लड़की डरते डरते हुए आती है और कहती है, मुझे एक कंप्लेन लिखवानी है। सावित्री जी कहती हैं, देखो बेटा, डरो मत,
पहले बैठो। वो उस लड़की को चेयर में बिठाती हैं, ग्लास में पानी देती हैं। वो लड़की पीती है। सावित्री जी कहती हैं, हाँ, अब बताओ हुआ क्या है? देखो, डरने की ज़रूरत नहीं है। करिश्मा मैडम हैं, वो तुरंत ही केस को सॉल्व कर देंगी। तुम बताओ तो सही। पर वो लड़की बहुत डरी हुई थी। आ तो गई थी थाने थाने तक, पर बता नहीं पा रही थी। तभी मैडम केबिन से निकलती हैं। कुछ हद तक वो समझ गई थी। आई I मीन क्या हुआ होगा, ऐसा वो गेस कर लिया था मैडम ने। फिर भी वो उस लड़की से पूछती हैं, देखो, हमें इत्मीनान से बताओ कि हुआ क्या है। मैडम एक चेयर को पुल करते हुए ठीक उस लड़की के सामने बैठती हैं। उसकी ओर देखते हुए ही सारी बातें कहती हैं। क्या किसी लड़के ने परेशान किया? वो लड़की हाँ में अपना सिर हिलाती है। आई मीन मैडम का जो गेस किया था बिल्कुल सही था। और वो लड़की कहती है, पर पर मैडम, मेरे माँ बाप को जब ये पता चलेगा तो वो मुझे ही गलत समझेंगे। मैडम कहती हैं, तुम इस बात का फिक्र मत करो कि तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे। उन्हें हम समझा देंगे। पर हुआ क्या है, ज़रा विस्तार से तुम बताओगी? तो वो लड़की पूरे डिटेल्स में बताती है कि एक लड़का है जो मेरे ही क्लास का है, हमेशा मुझे फॉलो करता है और मैंने उसे मना भी किया कि ये सब मुझे पसंद नहीं। फिर भी वो यही हरकतें बार-बार करता है। मैडम मैडम मैं परेशान हो गई हूँ पूरी तरह। घर वालों से अगर कहूँगी तो वो मुझे मुझे ही गलत समझेंगी। वो तो पहले से ही मुझे कॉलेज में भर्ती करवाना नहीं चाहते थे, पढ़ाने के मेरे खिलाफ थे, मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। मैडम कहती हैं, देखो, चिंता मत करो। एक काम करो करो कि तुम उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाओ और जब वो आ जाए तो बस मुझे एक मैसेज कर देना, टेक्स्ट कर देना। मैं उसे बहुत अच्छे से समझा दूँगी कि ऐसी हरकतें वो फिर कभी किसी भी लड़की के साथ नहीं दोहराएगा। तो वो लड़की ऐसा ही करती है। मैडम उस लड़के को जाकर सीधा पकड़ती हैं, धर दबोचती हैं और वो लड़का का तो हालत टाइट हो गया था जब रेस्टोरेंट पे वो मैडम को देखता है। वो सोच रहा था कि लड़की पड़ गई, मुझे मिल गई, ऐसा सोच कर आया था। देखने से पीछे से मैडम आ गई, उसे पकड़ कर थाने ले आईं। वो लड़का बार-बार बोल रहा था, मैडम मैडम सॉरी मैडम, मैं आपसे किसी भी लड़की की ओर देखूँगा तक नहीं, फ़ॉलो करना तो दूर की बात है मैडम। मैडम कहती हैं, तुम्हारे जैसे लड़के ना बहुत बदतमीज होते हैं। तुम जैसे लड़कों को के कारण ही ना क्या कहूँ रे तुझे। मैं तुझे ऐसा बोलते हुए मैडम उसे एक झापड़ लगाती हैं। आइंदा ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, वरना याद रखियो बेटा, करिश्मा सिंह नाम है मेरा और मैं छोड़ूंगी नहीं। अब मैडम का क्या कहूँ, वो ऐसी ही बातें करती है। जब भी किसी को जेल लेकर आती है तो उनका पारा हाई हो जाता है। देखो बेटा, प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ तो ठीक है। वो लड़का मन में बोलता है, ये प्यार से समझा रही हैं, 4-5 झापड़ तो ऐसे ही मार चुकी हैं और बोलती हैं कि प्यार से समझा रही हैं। बाप रे! वो कहता है लड़का, मैडम मैडम बस, मैं समझ गया। आज से मेरे लिए मेरे कॉलेज की सारी लड़कियां मेरी दीदी हैं, बहन हैं। मैडम कहती हैं, हाँ, यही सही होगा तेरे लिए। धीरे-धीरे शाम हो जाती है। 6 बज गए थे। तो मैडम घर चले गए थे, सभी स्टाफ को बाय बोलते हुए। वो एक बार चतुर्वेदी को कॉल भी किया था मैडम ने। ओए चतुर्वेदी, यार यार वो बाइक अवेलेबल है कि नहीं शोरूम में? तो चतुर्वेदी ने कहा कि
मैडम वो बाइक तो कल तक डिलीवर होगी, यहाँ पे नहीं है। वो दूसरे शोरूम से लाएँगे, कल तक आ जाएगी, कल तक आ जाएगी मैडम, आप चिंता ना करें। तो मैडम ओके बोलकर फ़ोन कट कर देती हैं। मैडम घर पहुँचती हैं, कार को पार्क करती हैं और अपने बैग से एक चाबी निकालते हुए दरवाज़ा खोलती हैं। जैसा कि मैंने कहा था घर की 2 चाबियाँ हैं, एक जय के पास होती है, एक मैडम के पास। तो वो दरवाज़ा खोलती हैं क्योंकि मैडम ने डोरबेल बजाई, जय ने तो खोला नहीं। तो मैडम उस चाबी से दरवाज़ा खोलती हैं, जो चाबी उनके पास होती है। मैडम अंदर जाती हैं घर के, दरवाज़ा लॉक करती हैं। वो इधर-उधर देखती हैं कि जय कहाँ है, पर जय हाल में थी नहीं। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए बेडरूम की तरफ जा रही थीं। बड़ी शांति छाई हुई थी चारों तरफ। आई मीन खाली दिन में जय ऐसे म्यूज़िक सुनते रहती है, गाने बजाती रहती है, पर आज बहुत एकदम शांति वाला माहौल था। मैडम जब बेडरूम के अंदर जाती हैं, तो देखती हैं कि जय बेड पर लेटी हुई है। वो अपने बैग को साइड में रखती हैं और जय के पास जाती हैं, आवाज़ लगाती हैं, बेबी। पर जय शायद सो रही थी। जय की आंखों में जब मैडम देखती हैं कि जय रोई है, बहुत रोई है। आई मीन होता है ना कि आप रोए हो और फेस को धोया नहीं है, तो दिख जाते हैं सूखे हुए आंसू के निशान। तो मैडम थोड़ी घबरा जाती हैं वो देखकर। वो जय के फोरहेड को छूती हैं, टच करती हैं कि कहीं फ़ीवर तो नहीं है, तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। पर टेम्परेचर तो नॉर्मल नॉर्मल था। वो जय के फोरहेड पर धीरे से किस करती हैं, तभी जय की नींद खुल जाती है और वो जैसे ही मैडम को देखती हैं, वो जय कस के उन्हें हग कर लेती है, गले लगा लेती है। बेबी क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? पर जय रोए जा रही थी, सिसक-सिसक कर जय बस रो रही थी, चुप होने का नाम नहीं ले रही थी वो। बच्चा क्या हुआ? बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगी मुझे? मैडम भी जय को कस के अपनी बाहों में भरे हुए थे। मैडम के कंधे पर जय के आंसू गिर रहे थे। वहाँ भीग गया था जय के आंसुओं से। पर जय को जब याद आता है कि मैडम ने ये भी लिखा था कि उनको तकलीफ़ होती है जब जय रोती है, तो जय तुरंत ही अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और मैडम से थोड़ी अलग होते हुए ही धीरे से कहती है, बॉडीगार्ड आपने ये ठीक नहीं किया। मैडम कहती हैं, क्या बेबी, मैंने क्या ठीक नहीं किया और तुम रो क्यों रहे हो? जय कहती है, मैंने मैंने आपकी वो नोटबुक पढ़ी जो आपने कबर्ड में अलमीरा में रखी थी। मैडम थोड़ी देर के लिए पॉज़ हो जाती हैं। शायद वो नहीं चाहती थी कि अभी जय वो पढ़े या वह बात जाने। तो वो थोड़ी देर के लिए पॉज़ हो जाती हैं। जय आगे कहती है, क्या क्या आप मुझे इतनी भी काबिल नहीं समझते बॉडीगार्ड कि मैं आपके दर्द में आपका साथ दे सकूं? क्या आप मुझे बोल नहीं सकते थे कि आप अपने माँ-बाबा को इतना मिस करते हो? आई नो कि मैं उन्हें वापस नहीं ला सकती, पर आपके दर्द में आपका साथ तो दे सकती हूँ ना। मैडम इस पर कुछ नहीं बोलती। वो बस जय को बहुत टाइटली हग कर लेती हैं। मैडम की आंखों में थोड़ी नमी तो थी, पर वो रोती नहीं है। वो बस कुछ देर जय को हग कर लेती हैं और अपने सारे इमोशंस खुद के अंदर छिपा लेती हैं। असल बात तो ये है कि आज भी वो अपने माँ-बाबा को याद करती हैं, पर अपने दर्द को ज़ाहिर करने का तरीका उन्हें मालूम नहीं। और कहीं न कहीं जय भी थोड़ी अपसेट थी क्योंकि उसकी भी तो माँ नहीं है। बचपन में ही उसकी माँ जो है गुज़र गई थी। जय की दादी ने ही उसके भाई और जय को पाल-पोस कर बड़ा किया था। मैडम जय को इस कदर
कस के बाहों में लेती हैं, जैसे जय ही अब उनका एकमात्र सहारा है जीने का, जीने के लिए। वो जय से बहुत प्यार करती है। जय भी ये बात समझती थी। वो भी मैडम को अपनी बाहों में कस के जकड़ के रखी थी। दोनों एक दूसरे को हग किए हुए थे। मैडम धीरे से कहती हैं, बेबी देखो मैं उन्हें आज भी याद करती हूँ। सोचा था कि पत्थर जैसा हाड़ बनकर सारे गम, सारी यादें भुला दूंगी, पर कभी ये हो नहीं सकी। पर सच कहूँ तो जब से तुम्हें मैंने पाया है, जिंदगी के मायने बदल गए हैं मेरे लिए। जय कहती है, सुनिए। हाँ बोलो। आपको अपने माँ बाबा की अस्थियाँ अब आज़ाद कर देनी चाहिए। मैडम थोड़ी देर चुप रहती हैं। देन वो कहती हैं, मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो जय इस पर और कुछ नहीं कहती। मैडम जाती हैं वॉशरूम, फ्रेश होती हैं, कपड़े चेंज करती हैं क्योंकि वो पुलिस यूनिफॉर्म में ही थे, तो वो चेंज करती हैं। वॉशरूम से बाहर आती हैं तो देखती हैं जय है नहीं रूम में, तो वो नीचे हाल में आती हैं। जय डाइनिंग टेबल में खाना लगा रही थी, तो मैडम भी थोड़ी हेल्प करती हैं। दोनों डिनर करते हैं अच्छे से। प्लेट को साफ सफाई करके किचन में रख दिए जाते हैं। देन मैडम ऊपर बेडरूम में चली जाती हैं। बालकनी साइड में वो बस आसमान को एकटक देख रही थी। कुछ तारे थे आसमान में जो टिमटिमा रहे थे, साथ में वो चांद की रोशनी जो फैली हुई थी। जय नीचे हाल में ही थी। शायद उसकी पूजा दी का कॉल आया था, तो उनसे वो बस बातें कर रही थी। जब वो कॉल ख़त्म करके ऊपर जाती है बेडरूम में, तो वो देखती है कि मैडम तो सोई नहीं है, बालकनी के साइड में खड़ी हैं। वो जाती है मैडम के पास, उन्हें पीछे से धीरे से हग करती है। बॉडीगार्ड, आई एम सॉरी, आपको बुरी लगी कि मैंने वो नोटबुक पढ़ लिया। मैडम पीछे पलटती हैं और जय को हक करती हैं सामने से। उसके बालों को रब करते हुए कहती हैं, नहीं बेबी, मुझे बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी। इनफैक्ट मैं खुद तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं नीचे वो रूम को लॉक क्यों लगाया है। और तुम सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रही थी कि माँ बाबा की अस्थियों को अब आज़ाद कर गंगा में बहा दूँ। और ये बोलते वक्त मैडम की आंखों से 2 बूंद आंसू गिर ही जाते हैं। जय को जब फील होता है तो वो उन आंसुओं को अपने हाथ से साफ करती है और कहती है, आई आई एम ऑलवेज विथ यू माई बॉडीगार्ड। और आप रो सकते हो, मैं आपको अपनी बाहों में संभाल लूँगी। इन आंसुओं को अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, इस दर्द को बहने दीजिए। और कौन कहता है कि रोने से आपकी ये मैच्योरिटी कम हो जाएगी? हाँ, आप मुझे जितना बेबी समझते हो मैं उतनी हूँ नहीं, मुझ में भी समझ है। और जय की ऐसी बातों पर मैडम रोते हुए भी थोड़ा हंसती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे और जय की इन मैच्योर बातों को सुनकर उनको थोड़ी हंसी भी आती है कि उनकी बेबी जब ऐसी मैच्योर वाली बातें करती है। वो जो जय को हग किए हुए थे, वो थोड़ा पीछे हटती हैं और जय को अपनी लैप में लेती हैं, गोदी में लेती हैं और वो कुछ कहती नहीं, बस बेड के पास जाती हैं, जय को लिटा देती हैं और खुद भी बैठ के दूसरे साइड में आकर लेट जाती हैं। जय मैडम की तरफ एकटक देख रही थी और उन्हें थोड़ा अपनी ओर पुल करती है और अपनी बाहों में उन्हें होल्ड करती है।
मैडम किसी को अपने सीने के साइड में करती है। ज़्यादातर तो मैडम ही जय को हग करती हैं और अपने ऊपर प्यार से सुलाती हैं। पर आज जय ने उनको बहुत प्यार से हग किया हुआ था। देन मैडम के फॉरहेड पे बहुत ही प्यारी सी पप्पी करती है जय, और किस करते हुए ही जय कहती है, ओए बॉडीगार्ड, सुबह तक मेरी सीने से हिलने की कोशिश भी मत करना। चुपचाप आंखों को बंद करो और सो जाओ। सो जाओ ना। तो मैडम वही करती हैं। जय के कहते ही मैडम अपनी आंखों को तुरंत बंद कर लेती हैं और दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। जय को थोड़ा भारी तो लगती है, क्योंकि अब मैडम जय से थोड़ा हैवी हैं, पर जय बड़े कंफर्टेबल तरीके से मैडम को अपनी बाहों में लिया हुआ था। और जय को अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा मैडम के ऊपर होती है और आज मैडम जय के ऊपर लेटी हैं, तो जय को अच्छा भी फील हो रहा था, समथिंग यूनिक। सो गुड नाइट, ओके बाय, टेक केयर ना बेबीज। और सॉरी, हाँ, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है कि मैं रोज़ स्टोरी नहीं डालती। आई एम सॉरी बेबीज। पता है, आप सब मेरे दोस्त हो, समझा करो यार। मैं आपकी दोस्ती खोना नहीं चाहती। अपना ध्यान रखना, जल्दी मिलेंगे। और ये स्टोरी किसको किसको पसंद है कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आगे भी कंटिन्यू रख सकूं। वरना मैं, अगर ये पसंद नहीं आ रही है तो मैं नया स्टोरी चालू करने वाली हूँ। आई मीन, पसंद है कि नहीं बस इतना बता देना, ओके।